नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी खबरों को एक्सप्रेस अंदाज में। मैं हूं अश्विनी मिश्र। देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के यादगीर जिले के कोडेकल में नारायणपुर लेफ्ट बैंक कैनाल के विस्तारीकरण, पुनर्निर्माण और आधुनिकीकरण परियोजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, हमारी सरकार ने यादगीर सहित देश के 100 से अधिक जिलों में आकांक्षी जिला कार्यक्रम शुरू किया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार वोट बैंक की राजनीति के लिए नहीं, विकास के लिए काम करती है। प्रधानमंत्री ने यादगीर में बहुग्राम पेयजल आपूर्ति योजना की आधारशिला रखी। ये जल जीवन मिशन के तहत पूरी की जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन और नल से जल की वजह से हर घर जल पहुंचना सुनिश्चित हो रहा है। उन्होंने कहा कि जल सुरक्षा को लेकर नए युग के साथ साथ विकसित भारत के लिए अहम करार है। प्रधानमंत्री ने सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे के 65.5 किलोमीटर ग्रीनफील्ड के पहले खंड का भी शिलान्यास किया। इसकी लागत 2000 करोड़ रुपए होगी। प्रधानमंत्री ने कर्नाटक के कलबुर्गी जिले के मलखेड़ में हाल ही में घोषित बंजारा और लंबानी टांडा राजस्व गांवों के पात्र लाभार्थियों को मालिकाना हक प्रदान किए। इस मौके पर पीएम ने कहा, आज़ादी के बाद लगातार उपेक्षित रहा ये समुदाय अब विकास की मुख्यधारा में शामिल होकर रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में लगभग 38,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने 12,600 करोड़ रुपए की मुंबई मेट्रो रेल लाइन 2A और 7 को समर्पित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में हमारे शहरों की अहम भूमिका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में लगभग 17,200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 7 सीवेज शोधन संयंत्रों का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि मुंबई के विकास में स्थानीय निकाय की भूमिका बहुत बड़ी है। साथ ही उन्होंने कहा कि बजट की कोई कमी नहीं है, बस मुंबई के विकास का पैसा सही जगह लगना चाहिए। मुंबई में स्वास्थ्य देखभाल की बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के प्रयास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाला साहेब ठाकरे आपोला दवाखाना का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई की लगभग 400 किलोमीटर सड़कों को पक्का करने के लिए सड़क निर्माण परियोजना की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के पुनर्विकास की भी आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि यात्रियों को बेहतर सुविधा मुहैया कराना हमारा लक्ष्य है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा नाडिया जिले के बेथुआ डहरी में जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ममता दीदी ने पश्चिम बंगाल को जंगल राज में तब्दील कर दिया है और भाजपा यहां सरकार बनाकर जंगल राज को खत्म करेगी। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव प्रचार का आगाज करने पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नाडिया जिले के विश्वविख्यात इस्कॉन मंदिर में पूजा अर्चना की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने पाकिस्तान से संबंध के मुद्दे पर कहा कि भारत पाकिस्तान से सामान्य रिश्ते चाहता है, लेकिन इसके लिए हिंसा रहित और आतंकवाद मुक्त अनुकूल माहौल होना जरूरी है। विदेश मंत्रालय ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के कुछ मंदिरों को तोड़े जाने पर कड़ी आपत्ति जताई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि इस मामले को ऑस्ट्रेलियाई सरकार के समक्ष उठाया गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि तीसरा अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति व्याख्यान इस महीने की 23 तारीख को आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। गुजरात दंगों पर बीबीसी द्वारा रिलीज की गई डॉक्यूमेंट्री पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये एक प्रचार सामग्री है। इसमें पूर्वाग्रह, निष्पक्षता की कमी और औपनिवेशिक मानसिकता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 2 दिन के दौरे पर आज शाम श्रीलंका पहुंचे। श्रीलंका पहुंचने पर विदेश राज्य मंत्री थरका बालासूर्या ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मालदीव के फोकैदू में वहां के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद के साथ भारत द्वारा वित्त पोषित सामुदायिक केंद्र का उद्घाटन किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मालदीव में हनीमाधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पुनर्विकास परियोजना के भूमि पूजन समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत मालदीव की मजबूत विकास साझेदारी में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। केरल में G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की बैठक के दूसरे दिन डिजिटल हेल्थ में नवाचार, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पर सहयोग जैसे विषय पर चर्चा हुई। बैठक में भविष्य में किसी भी तरह की महामारी से निपटने के लिए
इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम की मजबूती पर सहमति बनी। उत्तर प्रदेश के 4 शहरों वाराणसी, लखनऊ, आगरा और ग्रेटर नोएडा में G20 की 11 बैठकों का आयोजन विभिन्न विषयों पर किया जाएगा। आम जनता को जोड़ने के लिए 21 जनवरी को चारों शहरों में मैराथन का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मैराथन को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 लाख कर्मियों के भर्ती के अभियान के रोजगार मेले के तहत अब कल करीब 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तंजानिया में भारतीय व्यापार समुदाय के सदस्यों से मुलाकात की और उन्हें भारत सरकार द्वारा कारोबार के लिए प्रदान किए जा रहे अनुकूल माहौल के बारे में जानकारी दी। एनडीआरएफ के 18वें स्थापना दिवस पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि एनडीआरएफ आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अपनी उत्कृष्ट पहचान बना चुका है और निरंतर नई ऊंचाइयां छू रहा है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने अपने कर्मियों के लिए वनाग्नि को नियंत्रित करने और निपटने का प्रशिक्षण देने का फैसला किया है ताकि दावानल से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में आज शीतलहर का प्रकोप रहा, जबकि अगले 5 दिन तक शीतलहर चलने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने ये जानकारी दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज एक बार फिर पंजाब की आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उसे रिमोट कंट्रोल के जरिए चलाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि जहां जहां से भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है वहां से कांग्रेस टूटती जा रही है। कांग्रेस ने सूचना तकनीकी के नियमों में संशोधन को सोशल मीडिया में अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की है और कहा है कि संशोधनों को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। जोशीमठ के मुद्दे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जोशीमठ के सिर्फ 30% क्षेत्र में अव्यवस्था है और शेष 70% जनता सामान्य जीवन जी रही है। साथ ही उन्होंने लोगों से भ्रम न फैलाने की अपील की है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हमीरपुर में दिशा कमेटी की बैठक में कहा कि हमें राज्य में सभी क्षेत्रों में विकास के लिए मिलकर काम करना होगा। इसके लिए जितने भी बड़े प्रोजेक्ट हैं उनकी प्रगति पर समय समय पर ध्यान देना होगा। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर राज्य में चल रही शीतलहर के बीच फसल को नुकसान के लिए किसानों को मुआवजा देने की मांग की है। बिहार के सत्तारूढ़ महागठबंधन में शामिल जदयू के बाद दूसरे दल राष्ट्रीय जनता दल ने नागालैंड विधानसभा चुनाव में 11 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। प्रचार करने के लिए तेजस्वी यादव नागालैंड जाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति की महारैली में नहीं बुलाए जाने पर कहा कि मेरी अपनी कोई ख्वाहिश नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष की एकजुटता देश हित में आगे बढ़े। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने झारखंड में मंत्रालय द्वारा राज्य में संचालित जल जीवन मिशन, हर घर नल योजना और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के कार्य की प्रगति की समीक्षा की। बैठक खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि समीक्षा बैठक बेहतर और सकारात्मक रही। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ कल देर शाम एम्स के पास छेड़खानी करने के आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले में संज्ञान लिया है। अमृतसर में सिंगापुर की स्कूट एयरलाइंस का विमान 30 यात्रियों को छोड़कर निर्धारित समय से पहले रवाना हुआ। नागर विमानन महानिदेशालय ने मामले का संज्ञान लेकर जांच के आदेश दिए हैं। हैदराबाद में रामगोपालपेट पुलिस थाना क्षेत्र की एक बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। इमारत में फंसे 10 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। महाराष्ट्र के मुंबई गोवा हाईवे पर कोंकण विभाग ने आज सुबह 2 अलग अलग हादसे में 24 लोगों की मौत हो गई और 13 लोग घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ी से कुचलकर मारने के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा है। कोर्ट ने टिप्पणी की है कि निचली अदालत में मुकदमा खत्म होने तक किसी को जेल में नहीं रखा जा सकता। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग पर संस्कृति मंत्रालय विचार कर रहा है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी को कहा कि वो सरकार को ज्ञापन सौंप सकते हैं। अगर सरकार के फैसले से वे संतुष्ट नहीं होते
तो फिर सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा गूगल पर लगाए गए जुर्माने के आदेश पर दखल देने से इनकार किया। कोर्ट ने गूगल की याचिका को वापस NCLAT में भेज दिया। बिहार में हो रही जातीय जनगणना के खिलाफ 3 याचिकाओं पर कल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। जस्टिस BR गवई और विक्रमनाथ की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा और पंजाब के बीच सतलुज यमुना लिंक के पानी के बंटवारे को लेकर चल रहे विवाद पर सुनवाई 15 मार्च तक टल गई है। सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई के लिए राजी हो गया जिसमें आरोप लगाया गया है कि IPL के पूर्व आयुक्त ललित मोदी ने पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी के खिलाफ अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कुछ अपमानजनक टिप्पणी की थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान को खराब चरित्र का शख्स घोषित करने के दिल्ली पुलिस के फैसले के खिलाफ दायर उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी को नोटिस जारी किया और जैश-ए-मोहम्मद साजिश मामले में दोषियों द्वारा दायर अपील पर 4 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। झारखंड अवैध खनन और टेंडर मैनेज करने के आरोपित पंकज मिश्रा की ओर से ईडी के डिप्टी डायरेक्टर के खिलाफ दायर कंप्लेंट केस पर ईडी की अदालत में सुनवाई हुई। अगली सुनवाई 25 जनवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट कोलोजियम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए 9 वकीलों को जज बनाए जाने और मद्रास हाई कोर्ट के 8 वकीलों व न्यायिक अधिकारियों को जज बनाए जाने की अनुशंसा की है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज। यानी रिजल्ट, एडमिशन, करियर और सक्सेस का प्रेशर। इस स्ट्रेस को मैनेज करने क्यों ना ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मोटिवेशन। अगर आपको फोकस करना है तो पहले डीप फोकस होना सीख लीजिए। सिर्फ परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है। हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री जी करेंगे विद्यार्थियों से सीधा संवाद और बढ़ाएंगे एग्जाम वॉरियर्स का हौसला। परीक्षा पे चर्चा 2023 देखिए DD न्यूज और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 27 जनवरी सुबह 11 बजे से। का स्वागत है। देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। कारोबारी सप्ताह के चौथे दिन गुरुवार को शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 187 अंकों के गिरावट के साथ 60,858 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी में भी गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी 57 अंकों की गिरावट के साथ 18,107 पर बंद हुआ। आत्मनिर्भर भारत के तहत खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने कर्नाटक के KVIC द्वारा लागू हनी मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत उपकरण और मधुमक्खी कॉलोनियों सहित 300 मधुमक्खी बक्से वितरित किए। ट्राई ने भारत में समुद्र के नीचे केबल बिछाने के लिए लाइसेंस के देने के प्रारूप और नियामक प्रणाली विषयक परामर्श प्रपत्र पर टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। घरेलू हवाई यातायात में वृद्धि जारी है। जनवरी-दिसंबर 2022 के दौरान घरेलू एयरलाइनों द्वारा ले जाए गए यात्री पिछले वर्ष की इसी अवधि में 8.38 करोड़ की तुलना में 12.32 करोड़ थे, जिससे वार्षिक वृद्धि 47.05% और मासिक वृद्धि 13.69% आकी गई। वॉलमार्ट के स्वामित्व वाले डिजिटल भुगतान ऐप फोनपे ने कहा है कि उसने निजी इक्विटी फर्म जनरल अटलांटिक की अगुवाई में 12 अरब अमेरिकी डॉलर के मूल्यांकन पर $35 करोड़ जुटाए हैं। टेलीकॉम सेवा देने वाली भारतीय एयरटेल ने उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 5G सेवाओं की शुरुआत की है। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता और निर्यातक कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने अपने स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहन ग्रैंड विटारा का निर्यात शुरू कर दिया है। कंपनी ने कहा कि इसकी पहली खेप लैटिन अमेरिका भेजी जा रही। ट्विटर ने एंड्रॉयड उपयोगकर्ताओं के लिए अपनी ब्लू सेवा की कीमत बढ़ा दी है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अब $11 प्रति माह का भुगतान करना होगा। अमेजॉन ने अपने कर्मचारियों को सूचित किया है कि वो जल्द ही अपने 18,000 कर्मचारियों की छंटनी करने वाली है। यूक्रेन ने अपने पश्चिमी देश के सहयोगियों से 300 टैंक और 500 IFV के साथ साथ कम से कम 700 नए आर्टिलरी सिस्टम की मांग की है।
यूक्रेन का मानना है कि इससे उन्हें अपने कब्जे वाली ज़मीन को आज़ाद कराने की ताकत हासिल होगी। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने अमेरिका के रक्षा मंत्री ऑस्टिन लॉयड से मुलाकात की। जर्मनी के रक्षा मंत्री ने जहां यूक्रेन की सहायता करने का भरोसा दिलाया, वहीं ऑस्टिन ने यूक्रेन को सहायता पहुंचाने के लिए जर्मनी का आभार जताया। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने विश्व आर्थिक मंच में सहयोगियों से यूक्रेन की मदद करने की अपील की है। क्रेमलिन ने कहा है कि रूस अपने नाभिकीय सिद्धांत को नहीं बदलेगा। साथ ही कहा कि क्रीमिया पर यूक्रेन का किसी तरह का हमला काफी खतरनाक होगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने ईरान के खिलाफ रणनीति और इजराइल व सऊदी अरब के बीच रिश्तों को सामान्य करने पर चर्चा की है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल ने दाओस में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यह अब तक की सबसे बड़ी चुनौती है। फ्रांस में नई पेंशन योजना के खिलाफ कामगारों के हड़ताल पर जाने से एक दिन के राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन में शामिल होने से रेल सेवा भी बाधित हुई। बिजली उत्पादन भी ठप रहा। इटली में 30 साल बाद गिरफ्तार होने वाला माफिया सरगना माटेओ मेसिना डेनारो गिरफ्तारी के बाद पहली सुनवाई के दौरान अदालत में पेश नहीं हुआ। फिलहाल अदालत में सुनवाई टाल दी गई। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि भारत और चीन के रिश्ते खराब करने के लिए नाटो जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि नाटो भारत और चीन के बीच अतिरिक्त तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहा है। बांग्लादेश के ढाका में शिल्पकला अकादमी द्वारा 6 दिवसीय यात्रा रविवार को हुई विमान दुर्घटना के बाद से लापता 72वें यात्री को अब तक नहीं खोजा जा सका है। इस बीच आज प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने विमान दुर्घटना में मारे गए यात्रियों के परिजनों से मुलाकात की। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जैसिंडा आर्डर्न ने इस साल फिर से प्रधानमंत्री चुनाव नहीं लड़ने और आगामी फरवरी में प्रधानमंत्री पद और लेबर पार्टी के नेता के पद से इस्तीफा देने की घोषणा की। इराक के बसरा में गल्फ कप फाइनल के पहले फुटबॉल स्टेडियम में हुई भगदड़ में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई। दर्जनों लोग घायल हुए हैं। आर्मेनिया में एक सैन्य बैरक में भीषण आग लग गई। इस कारण 15 सैनिकों की मौत हो गई, कई अन्य लोग घायल हो गए। हॉकी विश्व कप में आज भारत ने अपने अंतिम पूल मैच में वेल्स को 4-2 से हरा दिया। भारत को क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के लिए न्यूजीलैंड के साथ क्रॉसओवर मैच खेलना होगा। मलेशिया ने हॉकी विश्व कप में दूसरी जीत हासिल की है। मलेशिया ने न्यूजीलैंड को 3-2 से शिकस्त दी है। इस जीत के साथ मलेशिया पूल सी में 6 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है। हॉकी विश्व कप में एक अन्य मुकाबले में नीदरलैंड ने चिली के खिलाफ 14-0 की बड़ी जीत हासिल की है। इंडिया ओपन के पुरुष एकल में युवा बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन को हार का सामना करना पड़ा है। महिला एकल में साइना नेहवाल को भी हार का सामना करना पड़ा। भारतीय शटलर सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की पुरुष युगल जोड़ी घरेलू टूर्नामेंट इंडिया ओपन से बाहर हो गई। महिला युगल में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ काउंटी क्रिकेट में खेलते दिखाई देंगे। स्मिथ ने आगामी सत्र के लिए ससेक्स के साथ शॉर्ट टर्म डील की है। साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष एकल में दूसरी वरीयता प्राप्त कैस्पर रूट की हार से एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष एकल में रूस के आंद्रे रूबलेव ने तीसरे दौर में स्थान बना लिया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला एकल में दूसरे दौर में बेलारूस की 24 वर्षीय आर्यन सावालेंका ने आसान जीत दर्ज की है। ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला एकल के दूसरे दौर में बेल्जियम की एलिसा मार्टिन्स ने अमेरिकी महिला खिलाड़ी लॉरेंस डेविस को मात देकर अगले दौर में जगह बनाई है। सानिया मिर्जा और एना डेनिलीना की जोड़ी दूसरे दौर में पहुंच गई है। सानिया मिर्जा की जोड़ी ने दाल्मा गल्फी और बर्नार्ड पेरा की जोड़ी को 6-2, 7-5 से शिकस्त दी है। यूकी भांभरी साकेत मायनी की भारतीय जोड़ी को जर्मनी के आंद्रे माइस और जॉन पियर्स की जोड़ी ने शिकस्त दी है। भारत के रामकुमार रामनाथन भी पहले दौर में हार कर बाहर हो गए हैं। रामकुमार और साथी मैक्सिको के मिगुएल की जोड़ी को स्टेफानोस सित्सिपास और पेट्रोस सित्सिपास ने 3-6, 7-5, 6-3 से शिकस्त दी। मनिका बत्रा और साथियान ज्ञानशेखरन ने दोहा में खेले जा रहे WTT
कंटेंडर में मिश्रित युगल के सेमीफाइनल में जगह बनाई है। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पहलवानों और कुश्ती संघ के मुद्दे पर कहा कि सरकार खिलाड़ियों के हित के लिए सजग है। और बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। परीक्षा यानी रिजल्ट, एडमिशन, करियर और सक्सेस का प्रेशर। इस स्ट्रेस को मैनेज करने क्यों ना ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मोटिवेशन। अगर आपको फोकस करना है तो पहले डीप फोकस होना सीख लीजिए। सिर्फ परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है। हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री जी करेंगे विद्यार्थियों से सीधा संवाद और बढ़ाएंगे एग्जाम वॉरियर्स का हौसला। परीक्षा पे चर्चा 2023 देखिए डीडी न्यूज और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 27 जनवरी सुबह 11 बजे से। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। हंसिका मोटवानी की शादी का वीडियो शो टीवी स्क्रीन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जल्द ही स्ट्रीम होगा। इस शो का नाम लव शादी ड्रामा है। गैंग्स ऑफ वासेपुर मिर्जापुर में अपने काम के लिए पसंद किए जाने वाले अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने अपनी आगामी फिल्म फादर की शूटिंग पूरी कर ली है। अनिल कपूर और आदित्य रॉय कपूर की एक्शन वेब सीरीज द नाइट मैनेजर का ट्रेलर 20 जनवरी को रिलीज किया जाएगा। अभिनेत्री आलिया भट्ट की पहली हॉलीवुड फिल्म हार्ट ऑफ स्टोन 11 अगस्त 2023 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। एसएस राजामौली जल्द ही अपकमिंग डॉक्यूमेंट्री सीरीज मॉडर्न मास्टर्स में अपने तौर तरीकों, प्रेरणा और रचनात्मक यात्रा को साझा करेंगे। भुवन बाम और सृष्टि गांगुली की लीड रोल वाली मिनी सीरीज राफ्ता राफ्ता अमेजन मिनी टीवी पर 25 जनवरी से स्ट्रीम होगी। आसमान भारद्वाज के निर्देशन में बनी कुत्ते ने ओपनिंग डे पर ही धीमी शुरुआत की है। फिल्म कुत्ते रिलीज के छठे दिन महज 58 लाख रुपए कमाने में सफल रही है। शाहरुख खान बिग बॉस के सेट पर पठान का प्रमोशन नहीं करेंगे। शाहरुख ने कपिल की टीम को भी मना कर दिया है। फिल्म अभिनेत्री राखी सावंत को मॉडल शर्लिन चोपड़ा के बारे में एक आपत्तिजनक बयान देने के मामले में दिन भर की पूछताछ के बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया। मराठी फिल्म घात का बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के आगामी संस्करण में वर्ल्ड प्रीमियर होगा। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार। गोरा लोग को मिला दिया तो मुट्ठी भर भी नहीं होगा।